दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब होते हैं? यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। यानी कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा यदि उसके दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर और उसके अंतर्गत जो भुजा होगी वो भुजा भी यदि बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे। पहले तो जो लिखा है उसके हिसाब से चित्र बनाते हैं। दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। दो त्रिभुज ले लिए। इसमें से ये बता रहा है कि इसका देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, इसका दो कोण, एक ठो ये कोण ले लिए, एक ठो ये कोण ले लिए, उसकी अंतर्गत भुजा, उसके अंदर मतलब इस दोनों कोण के अंदर में कौन सा भुजा है? ये वाला भुजा है, ये भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। यानी कि इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो जाए तो इसका ये कोण इसके बराबर हम मान लेते हैं कि ये क्या है? ई के बराबर है। और सी किसके बराबर है? एफ के बराबर है। ये भुजा किसके बराबर है? अंतर्गत भुजा यही है ना, तो ये भुजा इसके बराबर है। तो ये हम मान के चलते कि अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? आपस में सर्वांगसम होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो जो जो दिया है फटाफट लिखते हैं उसे। त्रिभुज ए बी सी दिया गया है ए बी सी, ये कौन? डी के बराबर, ई के बराबर, डी ई एफ के बराबर। तो यहां कर दिए बराबर। दूसरा क्या दिया गया है? कोण ए सी बी, यानी कि ये कोण डी एफ ई के बराबर, इस कोण के बराबर, ये भी दिया गया है। तो दोनों को हम बराबर लिख दिए। और क्या दिया गया है? बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। तीन चीज दिया गया था, तीनों हमने लिख दिया। आगे सिद्ध क्या करना है? दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। ये सिद्ध करना है। यहां लिखिए सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। अब हमको क्या करना है? इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो प्रमाण लिखेंगे इसके बाद आगे। सबसे पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद यदि रचना की जरूरत पड़े तो रचना, और यदि रचना की जरूरत इसमें नहीं हो तो प्रमाण। अब देखिए यहां पर चलेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो दिया है वो दिया है, रहने दीजिए उसको। अब एगो एक्स्ट्रा हम अपनी मर्जी से मान लेंगे कि ए बी क्या है? डी ई के बराबर है। ये हम अपने मर्जी से मान लेंगे। तो ए बी को क्या कर देंगे? माना कि ए बी बराबर डी ई। ये अपने मर्जी से हम मान लिए। अब क्यों माने अभी आगे पता चल जाएगा। इसको हम मान लेना, सबसे पहले ए बी और डी ई को बराबर मान लेना। आगे देखिए क्या करेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इस दोनों त्रिभुज में देखिए क्या है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ए बी बराबर है डी ई के। ए बी बराबर डी ई, ये हम कहाँ से लाए? तो माने हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण 1 कर दीजिए इसको। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया? ए बी बराबर डी ई। और दूसरा क्या करेंगे? इसका एक कोण दिया गया ना ए बी सी, यानी कि ये वाला कोण ए बी सी, इसका डी ई एफ दोनों बराबर दिया गया ना। तो यहाँ लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ। ये दोनों कोण बराबर दिया गया। कहाँ से बराबर आया? तो दिया गया है। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है, दिया है इसलिए बराबर कर दिए। तीसरा क्या बराबर करेंगे? बी सी बराबर ई एफ। तो तीसरा बराबर करेंगे बी सी बराबर ई एफ।
ये भी बराबर दिया गया है, कहाँ से आया तो ये दिया है। 3 चीज़ दिया गया, ये 2 चीज़ दिया गया था, एक चीज़ हम मान करके लाए थे। अब इससे देखिए ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा अभिकृत, ये अभिगृहित है साइड एंगल साइड, अभिगृहित से त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। मैंने बताया था सर्वांगसम के लिए कुछ नियम, उनमें से एक साइड एंगल साइड भी था। तो इस नियम से क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी त्रिभुज का 2 कोण और 1 भुजा बराबर दिया गया, दूसरे त्रिभुज के 1 कोण और 2 भुजा के बराबर, यानी कि 2 कोण और 1 भुजा के बराबर, अगर इस तरह का दिया गया हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है सर्वांगसम हो जाता है। ये हमने सिद्ध कर दिया कि यदि ऐसा हो तो क्या हो जाएगा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आई कि सर आपने AB और DE को बराबर क्यों माना, ऐसा थोड़ी AB और DE बराबर होगा। अगर बड़ा हो गया, मान लीजिए AB DE से बड़ा हो गया, तब तो ये प्रूफ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, AB यदि हम बड़ा मान लेंगे और DE को छोटा मान लेंगे तो भी करके देखते हैं क्या होता है। तो AB और DE में क्या करेंगे हम, पुनः माना AB बड़ा होगा किससे, DE से। अब क्या किए, पहला कंडीशन हम क्या बोल दिए थे, मान लिए कि AB बराबर DE, हम मान लिए थे कि AB क्या है DE के बराबर है। अब दूसरे में बोल रहे हैं कि AB यदि बराबर ना हो, बड़ा हो जाए, तब क्या होगा। तो चलो बड़ा भी मान करके देखते हैं। यदि AB बड़ा हो जाएगा DE से, तो AB पे कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो DE के बराबर हो। यानी कि देखिए DE मान लीजिए 5 मीटर होगा, ये 15 मीटर होगा। बड़ा का मतलब क्या हो गया, 5 से बड़ा 15 ले लेंगे। ये 5 होगा, ये 15 होगा, मान करके चलते हैं अभी। अगर ये 15 होगा तो किस B से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने से पहले कहीं ना कहीं पर तो 10 मीटर भी जाएंगे। यानी कि ये 5 मीटर है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 5 मीटर होगा। तो इस बिंदु को हम ले लिए, एक बिंदु ले लिए, उस बिंदु का देखिए क्या आप कर रहे हैं, उस बिंदु को P बोल दिए। यानी कि इसी रेखा पर इसके बराबर में दूरी पर एक बिंदु लेना है, यानी कि DE के बराबर B और P लेना है। AB पर होना चाहिए BP, P कहाँ पे होना चाहिए, AB पर स्थित होना चाहिए। तो DE के बराबर में BP लेंगे, और ये बड़ा भुजा है तो कहीं ना कहीं तो इसके बराबर पे आ ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे P जो BP DE के बराबर हो। तो यहाँ पर करेंगे क्या, अब इसमें आ जाएगा रचना, तो रचना करेंगे। AB पर बिंदु P लिया, जहां BP बराबर PB बराबर DE। हम क्या कर दिए, PB बराबर DE, एक ऐसा बिंदु ले लिए AB पर जो PB और DE के बराबर हो। और क्या करेंगे, PC को मिलाया, PC को क्या कर दिए, मिला दिए। तो इसको डॉट 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 से मिला देते हैं। चलिए रचना कर रहे हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, डॉट डॉट मिला दिए। अब देखिए क्या हो गया, यदि हम ऐसा लेते हैं कि ये भुजा इसके बराबर हो, तब हम क्या करेंगे, प्रमाण में क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण, प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज DEF में। यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिए थे हम, ABC और DEF में। तो ABC इसलिए लिए थे क्योंकि AB के बराबर में DE था, इसलिए ABC त्रिभुज लिए थे। यहाँ क्या है, PB DE के बराबर है तो PBC लिए त्रिभुज, और DEF लिए। यानी कि ये त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज लिए, क्योंकि ये भुजा किसके, PB किसके बराबर है, DE के बराबर, इसलिए ये छोटा वाला त्रिभुज लिए, ABC यहाँ पे नहीं लिए।
क्योंकि ए बी सी लेंगे तो ए बी तो बराबर दिया नहीं है। हम क्या कर दिए, ए बी को हम बड़ा मान लिए, तो बड़ा वाला भुजा नहीं लेना है, छोटा जो इसके बराबर था उस भुजा से जो त्रिभुज बन रहा है वही त्रिभुज लेंगे। अब ये त्रिभुज लेने के बाद क्या करेंगे, पी बी बराबर डी ई, ये दोनों बराबर कहाँ से आया, देखिए पी बी और डी ई बराबर दिया गया है, कहाँ से, रचना से। यहाँ लिख दीजिए चूंकि रचना से, ये बराबर कहाँ से हो गया, रचना से। आगे देखिए कोण, ये बी कोण और ये ई कोण, बी कोण का मतलब ए बी सी या पी बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी और ए क्या है, एक ही रेखा पे स्थित है। तो यहाँ से इस तरह से जाइए, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, कोण तो यही रहेगा। तो कोण क्या होगा, चाहे पी से लीजिए या ए से लीजिए, भुजा बड़ा हो जाएगा, भुजा छोटा हो जाएगा, लेकिन कोण क्या रहेगा, कोण तो यहाँ इसी तक ही जा रहे हैं, तो यही कोण होगा। कोण बड़ा छोटा नहीं होता है, यानी कि कभी भी कोई कोण हो, ये कोण अगर ये सी है, ये पी है, ये बी है, ये सी है, तो ये पी से गिनती करे कोण बी का, ये यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर डी लिख दीजिए, यहाँ पर एफ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। यदि इस रेखा पे स्थित है तो ये कोण का मान क्या रहेगा, बी कोण का मान सब जगह बराबर रहेगा, चाहे इसको पी बी सी लिखिए या ए बी सी लिखिए या डी बी सी लिखिए या एफ बी सी लिखिए, कोण हमेशा बराबर रहेगा, कोण बड़ा छोटा नहीं होगा। ये जो आगे हम ले रहे हैं तो रेखा बड़ा छोटा हो सकता है, कोण नहीं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, दिया क्या गया है, तो कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ, ये देखिए ये दिया गया ना, ए बी सी डी ई एफ के बराबर। तो ए बी सी, ए और पी दोनों एक ही रेखा पे स्थित है ना, ए और पी दोनों एक ही रेखा पे स्थित है, इसलिए ए के जगह क्या कर सकते हैं हम, पी लिख सकते हैं, पी बी सी और डी ई एफ कहाँ से आया, तो दिया है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, बी सी और ई एफ बराबर, बी सी बराबर ई एफ, ये भी दिया गया था। अब इतना देने के बाद क्या पता चल रहा है, ये साइड एंगल साइड, फिर अभिगृहित से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड अभिगृहित, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। लेकिन कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज पी बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज डी ई एफ। अब यहाँ पर पी बी सी और डी ई एफ के सर्वांगसम हुआ, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। हमको प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ सर्वांगसम करना है। यहाँ तो ए बी सी नहीं है ना, पी बी सी है, हमको ए बी सी करना है। तो कैसे होगा ए बी सी, देखिए यहाँ कैसे होगा, इस त्रिभुज में अगर सर्वांगसम है तो सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, इसका फुल फॉर्म यही हुआ। तो संगत भाग का मतलब क्या हो गया, पी कोण डी के बराबर, बी कोण ई के बराबर, सी कोण एफ के बराबर, ऐसा दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पी सी बी कोण, यहाँ से कोण पी सी बी, पी सी बी ये वाला कोण लिए हम, ये छोटा वाला कोण, तो ये कोण किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। देखिए सी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, तो बराबर हो जाएगा कोण डी एफ ई, डी एफ ई क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और दिया क्या गया है, यानी कि पी सी बी और डी एफ ई इसके बराबर में क्या दिया है, यहाँ देखिए डी एफ ई इसके बराबर में दिया है ए सी बी, ये दिया गया ना। चलो लिखते हैं यहाँ से जो दिया गया है, कोण ए सी बी बराबर कोण डी एफ ई, ये बराबर दिया गया। ये कहाँ से आया, तो दिया है, दिया है। और ये कहाँ से आया, तो ये तो CPCT से आया। इसको देखिए समीकरण 1 यहाँ पे माने थे और समीकरण 2 कहीं नहीं किए, यहाँ पे समीकरण 2 कर दीजिए, इसको समीकरण 3 कर दीजिए। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 तथा 3 से
समीकरण 2 और 3 से देखिए, राइट साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। कोण PCB बराबर हो जाएगा किसके, कोण ACB के, कोण ACB के। तो PCB किसके बराबर हो जाएगा, ACB का। अब देखिए PCB कहाँ है, PCB और ACB, अरे वाह, देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो बवाल हो गया। PCB ये कोण और किसके बराबर हो गया, ACB के बराबर, यानी कि इस कोण के बराबर। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये क्या है, थोड़ा कम है। यहाँ पे बराबर हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये देखिए कब होगा, ये संभव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। कब हो सकता है, जब P क्या हो, इसी रेखा पे स्थित हो, AC पर स्थित हो। अगर AC पे स्थित होगा तब हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव तब हो सकता है जब P क्या हो, AC पर स्थित हो। तो यहाँ लिखेंगे, अतः बिंदु P AC पर स्थित है, बिंदु P रेखा AB पर स्थित है। अब यहाँ से देखिए हम क्या लिखें, P बिंदु क्या है, AC पर स्थित है, तभी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यानी कि इस तरह का कोण है, यहाँ से अगर यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर P लिख देंगे, तभी तो ये कोण बराबर होगा। यदि हम इधर लिखते हैं P, इधर कहीं लिखते हैं, तो कभी बराबर होगा ये कोण इसके बराबर नहीं होगा। तो ये P कब बराबर होगा, जब AC पर स्थित हो, और AC पर स्थित हो तभी बराबर होगा। ऐसे कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है कि ऐसा बराबर हो जाए। तो अब देखिए बात क्या आई, AB पर बिंदु P है, और यहाँ से क्या पता चल रहा है, बिंदु P रेखा AB पर है। यहाँ पर AB, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC, सॉरी AC पर स्थित है। यहाँ बोल हम रचना किए AB पर, और यहाँ साबित क्या हो गया कि AC पर है। अब AB पर है, AC पर है, AB इधर है, AC इधर है, दोनों जगह पे कैसे हो सकता है बिंदु, अगर इस पे होगा तो इस पे नहीं, इस पे होगा तो इस पे नहीं। अगर हम बिंदु को यहाँ P पे करते, यहाँ P करते, तो इस रेखा पे आया, नहीं आया ना। यदि हम रेखा को इस जगह पे करते, इस बिंदु पे कहीं पर ले लेते, यहाँ पे P ले लेते, तो इस रेखा पे आया, नहीं आया। इसके अगर यहाँ लेते तो ये गलत है, यहाँ लेते तो ये रचना गलत है। और दोनों सही कब होगा, जब P कहाँ पर आ जाए, A पर हो जाए। यदि A और P दोनों पर मान लीजिए ये रेखा, ये बिंदु है, तो ये AC पर भी P है और AB पर भी P है। तो ये तभी संभव है जब A और P एक ही बिंदु पर स्थित हो, यानी कि एक ही जगह स्थित हो। इसका मतलब P और A क्या, संपाती होगा। संपाती का मतलब एक ही जगह पे अगर होता है ना, एक बिंदु डाल दिए, इसी पे फिर एक बिंदु डाल दिए, तो इसको बोलेंगे संपाती। तो इसको क्या बोल सकते हैं, P और A संपाती है। अतः P बिंदु A के संपाती है। अब यहां से क्या पता चला, P बिंदु A के संपाती है, यानी कि एक ही जगह पे। जब P और A एक ही जगह पे होगा तो AB और PB दोनों तो बराबर होगा। तो भुजा क्या हो जाएगा, AB बराबर PB होगा ये, क्योंकि A और P दोनों एक ही जगह पे है। तो AB लिखो या PB लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि एक ही जगह पे स्थित है। इसलिए भुजा क्या हो गया, PB बराबर AB। और यहाँ पे हम क्या बोले हैं, PB किसके बराबर है, DE के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, समीकरण रचना में क्या दिया गया था, PB बराबर DE। ये कहाँ से आया, तो रचना से, रचना से। अब बताइए हमको, AB PB के बराबर और PB DE के बराबर, तो न बोल देंगे AB DE के बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर DE, इसलिए AB बराबर DE। अब ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 4 में क्या हो गया, AB बराबर DE। अब जब ये बराबर हुआ तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये भुजा
ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, ये कोण के बराबर। देखिए यही चीज़ यहाँ पे हम मान लिए थे पहले ही, और यहाँ पे हम बोल दिए क्या ये बड़ी है, लेकिन बाद में पूरा साबित पता चला कि ये बड़ा हम माने हैं यहाँ पे बड़ा है, लेकिन आगे चल के पता चल गया क्या ये दोनों बराबर है। तो अब तो फिर यही चीज़ आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हम माने थे, यहाँ से मिटा देता हूँ। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब फिर हमको यहाँ से लिखना है, यहाँ से ये ए बी डी ई के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अब पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में फिर वही काम, ए बी सी और डी ई एफ में यहाँ क्या हुआ, ए बी बराबर डी, समीकरण 1 के जगह अब क्या करेंगे, समीकरण 4 लिखेंगे, क्योंकि ये समीकरण 4 से आया ना, क्योंकि अब तो यहाँ पे माने ए बी और डी ई, ए बी क्या है, डी ई से बड़ी है, इसलिए समीकरण 4 से। ये हो गया समीकरण 4 से। ये बात दिया गया है पहले से, ये भी दिया गया है, तो साइड एंगल साइड अभिगृहित से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वंसम हो जाएगा। समझ में आया। देखिए यहाँ पर ये हम बराबर कर दिए, अब ये बराबर किए तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, और ये तो दिया गया, ये भी दिया गया है, तो यही फॉर्मूला फिर लगा देंगे, एस ए एस अभिगृहित, यही नियम फिर से लगा देंगे। इसी नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वंसम त्रिभुज डी ई एफ का, ये सर्वंसम हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पार्ट भी। इसके बाद यदि यहाँ पर बोला गया यदि ये इसके बराबर है, तो हम ये त्रिभुज सर्वंसम कर दिए थे। यदि ये ए बी डी ई से बड़ा है, तो भी बड़ा होने के बाद भी क्या किए, यहाँ से यहाँ फिर इसके आगे यहाँ हम सर्वंसम फिर से कर दिए। लेकिन यदि बोला जाए कि ये ए बी क्या है, डी ई से छोटा है, तो क्या छोटा होने के बाद भी सर्वंसम होगा, तो बिल्कुल होगा। देखिए छोटा होने के बाद कैसे सर्वंसम हो जाएगा। यदि हम बोलते हैं कि इसको मिटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है। अब क्या बोलेंगे, एक बार हम बोल दिए डी ई ए बी के बराबर, दूसरा बार बोल दिए ए बी डी ई से बड़ा है, तीसरा बार हम क्या करेंगे, माना कि ए बी डी ई से छोटा है। मान लिए ए बी डी ई से छोटा है। कोई भी दो भुजा के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, या तो वो बराबर होगा, या तो एक भुजा छोटा होगा, या तो फिर वही भुजा बड़ा होगा, तीन में से कुछ भी हो सकता है। तो हम एक बार बराबर किए थे, फिर बड़ा किए थे, अब इसको क्या कर दिए, छोटा कर दिए। यदि छोटा होगा तब क्या करेंगे, तो यहाँ से करेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, यदि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो स्वाभाविक है इस पे कोई बिंदु लेंगे, P पॉइंट लेंगे, ठीक है, उस पर एक बिंदु P लेंगे। EP किसके बराबर होगा, AB के बराबर, और P को क्या करेंगे, F से मिला देंगे। तो रचना में लिखेंगे रेखा, फिर रेड पेन ले लीजिए, रेखा DF DE पर बिंदु P लिया, जहां PE बराबर AB। ये हम रचना से ले लिए कि PE क्या है, AB के बराबर है, क्योंकि ये रेखा बड़ा है तो इससे थोड़ा छोटा कुछ लेंगे जहां पर ये बराबर हो जाए, इसके बराबर जहां तक आएगा वहां तक ले लेंगे। और P को F से मिलाया, PF को मिलाया, ठीक है, PF को हम क्या कर दिए, मिला दिए। इसके बाद चलेंगे हम प्रमाण।
प्रमाण में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज लिए, ABC लिए और PEF लिए, क्योंकि AB के बराबर क्या है, PE दिया गया है, ना कि DE दिया गया है। अगर DE देता तो DE लेते हम, यानी कि DEF लेते, लेकिन यहाँ दिया है PE के बराबर AB किए हैं, तो हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे जो रचना करने के बाद आया है, उस त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज से क्या हो जाएगा, AB बराबर PE, AB क्या हो जाएगा, P के बराबर। कहाँ से आया, तो ये रचना से, चूंकि रचना से ये AB और P कहाँ से बराबर हो गया, रचना से बराबर हुआ। आगे क्या दिया है, ABC, कोण ABC बराबर किसके है, देखिए ABC DEF के बराबर, तो कोण DEF। अब देखिए DEF कहाँ है, DEF, तो ये कौन हुआ ना, DEF, ये कौन, तो इसको लिख सकते हैं PEF, DEF को PEF लिख सकते हैं, क्योंकि P और D क्या है, एक ही रेखा पे स्थित है, इसलिए इसके पहले भी इसमें किए थे हम, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। DEF को हम लिख सकते हैं PEF, तो यहाँ पर D के जगह क्या लिख देंगे, PEF। अब ये कहाँ से आया, तो ये भी क्या है, दिया है, ठीक है, ये भी दिया है। इसके आगे देखिए और क्या दिया है, BC और EF बराबर, तो BC बराबर EF, ये भी दिया गया है। BC किसके बराबर है, EF, यहाँ पे नहीं दिखता होगा तो ऊपर लिख देते हैं, BC बराबर EF, ये दिया गया है। कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए BC बराबर EF, ये भी कहाँ से आया, चूंकि दिया है। अब देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी कि ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, साइड एंगल साइड, इसके साइड एंगल साइड से बराबर है। तो यदि ऐसा होता है तो ये कौन सा नियम है, SAS अभिगृहित है, अभिगृहित से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा PEF का, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PEF, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, CPCT से, CPCT का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, या क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल। ये अंग्रेजी इसका मतलब हो जाता है कि इस त्रिभुज का संगत भाग इस त्रिभुज के बराबर होगा, यदि सर्वांगसम है तो बराबर हो जाएगा संगत भाग। संगत भाग का मतलब क्या होगा, इसका C कोण इसका F के बराबर, इसका B कोण इसका E के बराबर, इसके A कोण इसका P के बराबर। तो हमको क्या करना है, इसका कोण C लेते हैं, कोण C क्या लिखेंगे, ACB, कोण ACB किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। तो F कैसे लिखेंगे, कोण PFE हो गया, ये कोण इसके बराबर, ये लिख दिए। लेकिन दिया क्या गया है, बुक में क्या दिया गया है, ACB किसके बराबर है, ACB DFE के बराबर। तो दिया गया है ACB बराबर DFE, ये ACB इसके बराबर दिया गया, यहाँ से निकाले क्या हम, ACB इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ACB इसके बराबर और ACB के बराबर ये भी है, देखिए ACB के बराबर ये भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए PFE बराबर हो जाएगा DFE के, ये भुजा ये कोण इसके बराबर। इसका मतलब देखिए PFE ये कोण किसके बराबर है, DFE के इस कोण का। तो ये तो संभव ही नहीं है, ये कोण छोटा है ये कोण बड़ा है, इसे दिख रहा है, ये संभव है कि बराबर हो जाए, ऐसा ये संभव नहीं है। लेकिन ये संभव हो सकता है, कब हो सकता है, यदि P बिंदु को यहाँ से उठा करके इस रेखा पे रख दे, कहीं भी रख दे, इस रेखा पे किसी भी जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तब अगर P को यहाँ रख देंगे तो कोण यही रह जाएगा, तब ये कोण के बराबर हो जाएगा।
यानी कि P और D दोनों इस तरह से देखिए, अगर यहाँ पे D है और यहाँ पर P कर दें हम तो क्या हो जाएगा, ये कौन E F P, E F P ये कौन, और E F D ये कौन, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही रेखा पे रहेगा। तो ऐसा तभी होगा जब D F पर बिंदु P स्थित हो। तो ऐसा कब संभव होगा, जब D F रेखा D F पे ही P बिंदु स्थित हो। अतः रेखा D F पर बिंदु P स्थित है। अब यहां से देखिए, रेखा DF पर बिंदु P स्थित है और यहां से क्या है, रचना कहाँ किए थे, रचना यहाँ है। रेखा DE पर बिंदु P स्थित है, यहाँ रचना से पता चल रहा है DE पर बिंदु P स्थित है, और यहाँ जो सिद्ध किए इससे क्या पता रहा है, DF पे बिंदु P स्थित है। अब देखिए क्या बात है, यहाँ पे ये त्रिभुज है DF DE और ये भुजा है DF, इस पे भी P बिंदु है और इस पे भी P बिंदु है, यानी कि P तो एक ही जगह होगा, चाहे तो इधर होगा चाहे तो इधर होगा। तो एक ही जगह ऐसा जगह पे जो कि इस रेखा में भी आ जाता है और इस रेखा में भी आ जाता है। तो देखिए इस दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे है, जहाँ पर को हम D बोले हैं। यदि D पर ही P हो जाए तब क्या हो जाएगा, इस रेखा पे भी आ जाएगा, इस रेखा पे भी आ जाएगा, दोनों रेखा पे आएगा तभी जब बिंदु D और P एक ही जगह स्थित हो। इसका मतलब क्या हो गया, D बिंदु P के संपाती है, यानी कि बिंदु D के संपाती P है या P के संपाती D है, दोनों एक दूसरे के क्या है, संपाती है। तो यहाँ पर ये तब संभव कब होगा, जब दोनों एक ही बिंदु पर स्थित रहे। तो यहाँ लिख देंगे, अतः बिंदु P D के संपाती है, D के संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा हो जाए तो उसको संपाती बोलते हैं। अब यहाँ से क्या पता चल गया, D और P दोनों एक ही बिंदु पे स्थित है। अगर एक P और D दोनों को एक ही जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, DE और PE दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह बिंदु स्थित है। तो DE बराबर PE ये हो जाएगा ना, क्योंकि D और P क्या है, एक ही जगह पे। तो D से E जाओ या P से E जाओ कोई बात नहीं है, क्योंकि D और P दोनों क्या होगा, एक ही जगह स्थित है। इससे पता चल रहा है। अब क्या हो गया, ये बराबर यहाँ से निकालें, लेकिन दिया क्या है यहाँ पर, DE किसके बराबर दिया गया, यहाँ देखिए DE किसके बराबर है, DE PE के बराबर है। PE किसके बराबर है, यहाँ से निकालें, P AB के बराबर है ना। रचना से हम क्या किए, PE बराबर AB है, AB रचना से। ये क्या हो गया, PE बराबर AB रचना से, और यहाँ DE बराबर PE। देखिए DE PE के बराबर, PE AB के बराबर, तो DE और AB क्या हो गया, आपस में बराबर हो जाएगा ना। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे DE बराबर AB या AB बराबर DE। ये बराबर हो गया, इसको समीकरण 5 मान लेंगे। समीकरण 4 तक गए थे ना, ये समीकरण 5। अब करेंगे, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बराबर D, ये कहाँ से आया समीकरण 5 से। और क्या दिया गया है, कोण ABC बराबर कोण DEF, ये कहाँ से, तो दिया है। और क्या दिया है, BC बराबर EF दिया गया है, BC बराबर EF, ये भी कहाँ से आया, चूँकि दिया है। ये हो गया साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड
गृहीत से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ से भी क्या, ये बात 3 बार हो चुका है, बस यही बराबर हमको करना था। अगर यहाँ पे हम क्या किए हैं, ए बी को बड़ी छोटा मान लिए डी ई से, तब भी हमको ये बराबर करना है किसी कंडीशन में। अगर इसको बड़ा मान लिए तो भी हमको इस दोनों को बराबर करना है, और बराबर अगर माने तब तो सिर्फ यही लिखना है। तो इस स्थिति में भी क्या हो गया, त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गया। अब बताइए, अगर कोई 2 रेखा है तो क्या हो सकता है, या मान लीजिए ये एक रेखा ये खींचे हैं, एक रेखा ये खींचे हैं, अब दूसरा रेखा जब खींचेंगे या तो इसके बराबर खींच सकते हैं, या तो इससे बड़ा खींच सकते हैं, या तो फिर इससे छोटा खींच सकते हैं। इसके अलावे कोई और कंडीशन है क्या? तो वही वजह से इसमें ये रेखा क्या होगा, जब भी 2 रेखा का चर्चा करेंगे, तुलना करेंगे, तो या तो दोनों बराबर होगा, या तो छोटा होगा कोई एक रेखा, या तो फिर वही रेखा बड़ा होगा। इसके अलावे और कोई कंडीशन नहीं है। तो हम क्या किए, इसको एक बार बराबर बोल दिए इसके, फिर बोल दिए इसको बड़ा है, फिर बोल दिए छोटा है। तीनों कंडीशन से देखिए क्या है, त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाता है। इसी वजह से हम बोलेंगे यदि किसी त्रिभुज का 2 कोण और बीच वाला भुजा बराबर दिया हो गया हो दूसरे त्रिभुज से, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो अब लिखेंगे अंत में, तो लिखना क्या, यहीं पर प्रूफ कर दो। अतः प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। प्रूफ। अंत में हम ये भी लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज के 2 कोनों और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोनों और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। प्रूफ। ये बात भी लिख सकते हैं, या तो फिर इस तरह लिख देंगे, प्रत्येक स्थिति में क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ये प्रूफ हो गया। अब देखिए, प्रत्येक स्थिति का मतलब क्या हो गया, 3 स्थिति उत्पन्न होता है। एक होता है ए बी डी ई के बराबर, दूसरा स्थिति ए बी डी ई से बड़ा, तीसरा स्थिति ए बी डी ई से छोटा। ये जो हम माने हैं 3 स्थिति था, तो तीनों को हम मान लिए एक एक करके, और तीनों को हम प्रूफ कर दिए। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखें, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। और देखते समय नोट भी करें कॉपी में, ताकि सब कोई बढ़िया से पूरा समझ में आ सके।